तो राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर पहला चैप्टर क्या है? राजस्थान का इतिहास एवं राजस्थान का इतिहास एक परिचय। टोटल मिला के जो है वो 11 चैप्टर है, जिसमें से हम 10 चैप्टर ही करेंगे क्योंकि 10 चैप्टर ही हमारे सिलेबस के हैं। अब इसके अंदर चैप्टर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, शायद आपको कम दिख रहा हो। आप ये देखना कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो सिलेबस में नहीं है। देखो, राजस्थान के इतिहास का परिचय, राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, उत्सव त्योहार मेले, वस्त्र आभूषण, चित्रकला, लोक कलाएं, स्थापत्य शिल्प कला, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, भाषा साहित्य, प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व। ये जो टॉपिक है प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, ये तो आपका जो 50 नंबर का टॉपिक है ना, उसके अंदर आएंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान में, और बाकी सारे टॉपिक आपके राजस्थान इतिहास कला संस्कृति में आते ही हैं। तो ठीक है, करें शुरुआत। अब देखिए, राजस्थान का इतिहास एक परिचय से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका, और पहला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थान भूभाग के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था जॉर्ज थॉमस ने। प्लेलिस्ट भी है क्या पूरी क्लास की? बिल्कुल, आप जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। इसके बाद प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। प्लेलिस्ट में आपको हर सेशन की एसएसटी की, एसएसटी की और भूगोल की, मनोविज्ञान की, आरबीएससी की, एनसीईआरटी की, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल जाके आप बड़े ही आराम से प्लेलिस्ट से जो है वो अध्ययन कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड 1829 में अपनी कृति एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग इन्होंने किया? क्या क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में एक पुस्तक लिखी, द एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, और यह शब्द था आपका रायथान या राजस्थान। राजस्थान का नामकरण कब हुआ? तो राजस्थान का नामकरण हुआ 30 मार्च 1949 को, एकीकरण के समय। इसीलिए हम 30 मार्च को जो है वो क्या मनाते हैं? 30 मार्च को हम जो है वो राजस्थान दिवस मनाते हैं, राजस्थान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता है कि ऋग्वेद में जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ? तो ऋग्वेद में जोधपुर और जैसलमेर के अंदर जो मरुस्थली भाग फैला हुआ है, उस भाग के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ वो हुआ मरु। मरु और धानवन प्रदेश, मरु और धानव, ये शब्दों का जो है वो प्रयोग हुआ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो एक ही टॉपिक है, और वो भी मुझे लगता है कि शायद गलती से उन्होंने दे दिया है, शायद गलती से उन्होंने दे दिया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने सिलेबस में ही नहीं है। अब हाँ, आपका सिलेबस में जो लिखा है विश्व का कृषि, अब ये जो टॉपिक दिया है वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपके सिलेबस में, शायद जब क्या कि ये सिलेबस जो बनाया जा रहा था ना, उस टाइम इन्होंने क्या किया था कि अलग अलग जो पुराना सिलेबस था ना, हमारा पुराना सिलेबस था, उसका कॉपी करके डाला था। तो शायद कहीं सेकंड ग्रेड से इन्होंने या फर्स्ट ग्रेड से विश्व की कृषि कॉपी करना, तो शायद ये राजस्थान की कृषि या फिर भारत की कृषि चाहते थे, लेकिन शायद मेरे हिसाब से ये टॉपिक गलती से इन्होंने डाल दिया। लेकिन हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल विश्व की कृषि करवाएंगे आपको, विश्व की कृषि के भी कुछ कंटेंट करवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई विश्व का आएगा, क्योंकि थर्ड ग्रेड में अपने यहाँ कोई विश्व का टॉपिक, हाँ अगर विश्व के टॉपिक देने होते ना इनको, तो कम से कम 2-3 टॉपिक देते तो मानते कि हाँ इन्होंने विश्व के टॉपिक जानबूझ के दिए हैं। ये तो मुझे लगता है कि शायद विश्व गलती से लग गया, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हम करवाएंगे। और सिलेबस में लिखा है विश्व की कृषि, एक ही टॉपिक लिखा है। जोधपुर के प्राचीन नाम क्या है? मरु, मरुवार और मारवार। बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो जांगल देश के नाम से जाने जाते हैं। बीकानेर
और नागौर का जो क्षेत्र है, जांगल प्रदेश या जांगल देश या यहाँ के जो शासक हैं वो कहलाते हैं जांगलधर बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। कांठल, माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? माही नदी के आसपास का क्षेत्र कांठल कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर ममता राजपूत आप पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट क्वेश्चन के लिए कंडीशन है कि क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो आप। ये नहीं कि आपका क्वेश्चन, देखो एक बात मान के चलो कि पीछे रीट 2021 रीट 2022 में हमने देखा है कि एनसीईआरटी और आरबीएससी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, और अगर आप कोई गाइड पढ़ते हो तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है कि यहां से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी और आरबीएससी पढ़ते हो तो कोई भी जिम्मेदारी ले सकता है, कोई भी जिम्मेदारी ले सकता है। सब कहेंगे कि यहां से तो 100% आएगा। तो हम पूर्ण रूप से जिम्मेदारी के साथ आप कह रहे हैं, हमारी नहीं मानते हैं तो आप किसी भी अपने जानकार से, अपने सगे संबंधी से, ऐसा कोई आपका जानकार परिचित जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो खुद सर्विस में लगा हुआ है, उससे पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए। कोई भी धरती का एक व्यक्ति भी आपको ये नहीं कहेगा कि ना एनसीईआरटी कौन पढ़नी, आरबीएससी कौन पढ़नी, अन्य पढ़ने को कोई फायदा को नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा, है ना। तो ये तो पढ़ना ही है आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के आसपास के भूभाग को कहते हैं छप्पन का मैदान। अब दो क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बना, प्रतापगढ़ में जो माही नदी का क्षेत्र है, हालांकि प्रतापगढ़ बिल्कुल थोड़ी सी भाग में माही नदी का क्षेत्र है, वो तो कांठल कहलाता है। प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो तो कांठल कहलाता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों को मिला दें तो ये माही नदी का क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है, छप्पन का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो भैंसरोडगढ़ के अंदर जो बिजोलिया का पठारी भाग है ये ऊपर माल का पठार कहलाता है। उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग किस नाम से जाना जाता है? गिरवा के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मांड, मांड प्रदेश या मांड क्षेत्र कहा जाता था इसे। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भाग है बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर एक और बात आती है, ये तो हो गया बागड़, और एक आपका वागड़ या बागड़ है ना, इसको ही वागड़ भी कहते हैं, याद रखना, इसको ही वागड़ भी कहते हैं। तो एक जो वागड़ क्षेत्र है आपका झुंझुनू जिले में भी स्थित है। झुंझुनू, शेखावाटी में जो झुंझुनू का क्षेत्र है वो भी वागड़ कहलाता है। तो आपको ऑप्शन देखना है। अगर ऑप्शन में आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा मिलता है तो आप डूंगरपुर बांसवाड़ा ही करोगे। अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं है और झुंझुनू ऑप्शन है तो आप झुंझुनू करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। कोटा व बूंदी का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? हाड़ौती। सिक्कर, झुंझुनू व चूरू का भाग किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी। और किस काल में मानव लेखन कला से परिचित हुआ था? यह काल क्या कहलाता है? तो प्राक युग। प्राक युग में जो है यानी प्रारंभ से हड़प्पा से पूर्व तक, आरंभ से हड़प्पा के पूर्व तक का जो काल है उसमें प्राक युग में, प्राक ऐतिहासिक काल हम पढ़ते हैं ना, तो प्राक ऐतिहासिक काल में जो है वो मानव ने लिखने की इस कला को सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अस्पष्ट अथवा अपठनीय लिखित साक्ष्य किस काल से प्राप्त हुए हैं? तो आद्य युग से प्राप्त हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल है ना, आद्य ऐतिहासिक काल से हमें ऐसे इतिहास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनको अब तक कोई भी हमारे जो इतिहासकार हैं वो पढ़ नहीं पाए हैं, जिनको हम पढ़ नहीं पाए। देखो एक तो कंडीशन है कि हमें पढ़े हुए साक्ष्य ही प्राप्त,
पढ़ना लिखना जानते नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं लेकिन उस लिपि को हम नहीं जानते हैं जिस लिपि में ये लेख लिखे गए हैं। तो हमें इतिहास से बहुत सारे ऐसे लेख मिले हैं जिनको आज के आधुनिक मानव भी पढ़ने में क्या है, असमर्थ हैं। ठीक है, तो इस काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में किस काल के बारे में लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य मिलते हैं, जिस काल से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं प्लस हम मानव उनको पढ़ भी पाते हैं, तो ये कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं आपके ऐतिहासिक युग या ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को 3 कालों में बांट सकते हैं हम, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक का प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है, 3 भागों में। मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से संबंधित माना जाता है, पाषाण काल। ऐसा कहा जाता है कि मानव का जो उद्भव हुआ था या मानव का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कौन से काल में, पाषाण काल में, पत्थर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है कि पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, तो 3 भाग है, पूर्व, मध्य और उत्तर पाषाण काल। पाषाण काल का भी 3 युग है, एक तो पूर्व पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक उत्तर पाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए, जयपुर व इंद्रगढ़ से। अब आप कहोगे कि सर इंद्रगढ़ कहां है, तो ये इंद्रगढ़ भी कहां है, जयपुर में ही स्थित है। जयपुर जिले का ही एक स्थान है इंद्रगढ़, याद रखना। जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार अर्थात हाथ का हथौड़ा या हथौड़ी किसने खोजी थी, C.A. हैटेक नामक एक जो विद्वान था, इसने खोजी थी। जालोर के पूर्व पाषाण कालीन खोजों का श्रेय किसे जाता है, B. आलिचन को जाता है, आलचीन को, B. आलचीन को जाता है। राजस्थान के अधिकांश पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं, तो राजस्थान की मुख्य नदियां हैं चंबल, बनास और इसकी सहायक नदी से हमें पूर्व पाषाण काल के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थान की किस नदी के किनारे पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आप बता देंगे कि भी राजस्थान के अंदर जो है वो चंबल और बनास नदी के किनारे पूर्व पाषाण काल के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आ रहा है समझ में? अनअकैडमी से बाहर फेंक दिया क्या, हाँ अनअकैडमी से बाहर फेंक दिया, बिल्कुल फेंक दिया, और बाहर फेंके हुए बहुत दिन हो गए। ठीक है, अब तो खुश हो, मनीता पांडे थी, अब तो खुश हो आप जिस भाषा में पूछना चाहते थे आपकी इच्छा को पूरा कर दिया है, अनअकैडमी से बाहर फेंक दिया है। खुश हो अब तो जी में सुराई, चलो ठीक है, आपका मन खुश तो अपने क्या है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं, लूनी तथा बेड़ज तथा इनकी सहायक नदियों के किनारे। मध्य पाषाण काल में निर्मित औजार किस नाम से जाने गए हैं, तो इन्हें माइक्रोलिथ हथियार कहा जाता है। देखो मध्य पाषाण काल में कई अलग अलग प्रकार के जो है हमें हथियार मिले, तो जो मध्य पाषाण काल में मिले, पूर्व पाषाण काल के जो हथियार थे वो तो बिल्कुल भद्दे थे, क्योंकि उस टाइम लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं थी। लेकिन इसके बाद मध्य काल के जो हथियार थे वो थोड़े परिष्कृत थे, थोड़ी उसमें जो सुंदरता आई, और फिर जो नेक्स्ट जो पाषाण काल था उसके हथियार बहुत अच्छे हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान के कौन से प्रमुख सभ्यता स्थलों से उत्तर और नव पाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं, तो बागोर भीलवाड़ा से हमें उत्तर या नव पाषाण काल के उत्तर यानी अंतिम दौर जो था पाषाण काल का, नव यानी नए पाषाण काल के जो हमें अवशेष मिले हैं वो बागोर भीलवाड़ा से और तिलवाड़ा बाड़मेर से हमें जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पिंड पांडलिया
पिंड पांडलिया धातु युगीन सभ्यता स्थल कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछता है, ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड जो है वो पूछता है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आप जरूर ध्यान दें। पिंड पांडलिया क्वेश्चन पूछा जाएगा, पिंड पांडलिया का संबंध किससे है? यह राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में यूज आने वाले कोई उपकरण है, या ये खाने बनाने के बर्तन हैं, या ये ऐतिहासिक काल से प्राप्त धातु युगीन सभ्यता स्थल के अवशेष हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रख सकते हैं आप, नंदलालपुरा की किराड़ोथ चिथवाड़ी धातु युगीन सभ्यता स्थल कहां स्थित है? ये जयपुर में है। नंदलालपुरा, किराड़ोथ और चिथवाड़ी ये 3 स्थान हैं जयपुर जिले के, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ है? धातु युगीन सभ्यता स्थल के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो ऐसा किसी का दोष नहीं होता है, किसी का दोष नहीं होता है, हम कैसा व्यवहार करते हैं। हम मनोविज्ञान आप पढ़े हैं रीट में भी और अभी भी पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान क्या कहता है कि कोई बालक जो होता है वो कैसा व्यवहार सीखेगा, जैसे उसके आसपास में जिसके माता पिता जैसा व्यवहार करेंगे। आप मान लीजिए एक सभ्य परिवार में जन्म लेते हैं, आपके घर में सभ्यता है, आपके माता पिता बहुत अच्छे सभ्य हैं, तो बच्चे भी क्या होंगे? सभ्य होंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां पर भाषा की कोई मर्यादा नहीं है ना, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, है ना, घर में बच्चे माता पिता बच्चों को गाली निकाल रहे, तो ऐसे परिवेश के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी भाषा ऐसी हो जाती है, उसमें हम उन बच्चों का कोई दोष नहीं मानते हैं, भाई कोई बात नहीं है, हर व्यक्तिगत भिन्नता है। अब जिसको जैसा एनवायरनमेंट मिला है घर पर, वो वैसा ही तो सभ्य मिले बनेगा। जैसे हम पहले स्कूल में पढ़ाते थे, तो हमारे बहुत सारे बच्चे अब हमें मिलते हैं, 2010-11 की बात है, तो वो पैर छूते हैं। हम किधर उधर कहीं जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन हमसे पढ़े हैं और वो नौकरी लगे हुए हैं कहीं ना कहीं पर, वो मिलते हैं तो ऐसे सम्मान की बात करते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जिनको बचपन में ऐसा ही एनवायरनमेंट मिला जहां उनकी भाषा जो है वो गंदी हो गई, जहां उनकी जो है वो सभ्यता थोड़ी कम हो गई, तो इसमें कोई दोष नहीं है बच्चे का। तो किसी बच्चे को आप दोष मत दो, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, उसमें किसी बच्चे की कोई गलती नहीं है। क्योंकि उनकी गलती क्या है? क्योंकि उनको तो एनवायरनमेंट ही वैसा मिला, उनको भाषा ही वैसी सीखने को मिली है। नेक्स्ट देखिएगा, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, साबनिया व पुंगल धातु, क्या क्वेश्चन है? साबनिया व पुंगल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहां स्थित है? तो ये जो साबनिया नामक गांव है, पुंगल को तो आप अच्छे से जान गए होंगे, तो ये दोनों जो गांव हैं ये कहां स्थित है? पुंगल तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप, ये बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल माहोली धातु युगीन सभ्यता स्थल कहां है? कोल माहोली नामक जो स्थान है वो सवाई माधोपुर में है। ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, गहराई के क्वेश्चन है, और आपको गाइडों में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। गाइडों में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और सबसे ऑथेंटिक ये जो है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मलाह धातु युगीन सभ्यता स्थल कहां पर स्थित है? भरतपुर में है। मलाह याद रखना। ये एलाना धातु युगीन सभ्यता स्थल कहां है? जालोर में है। अधीनस्थ बोर्ड के अगर आप पेपर देखोगे तो अधीनस्थ बोर्ड अगर मान लो 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के, तो 50 में से 15 क्वेश्चन वो ऐसे देता है जो आपने शायद कभी नहीं पढ़े हैं। 50 में से 15 क्वेश्चन वो ऐसे देता है जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं, और इन क्वेश्चनों पर आपको अगर ध्यान देना है कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो सबसे बेहतरीन पुस्तक से आप अभी पढ़ रहे हो, सबसे बेहतरीन पुस्तक से आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बूढ़ा पुष्कर धातु युगीन सभ्यता स्थल जो है अजमेर में है। पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर तो दोनों अजमेर में है। आहड़, झाडोल,
धातुयुगीन सभ्यता स्थल जो है वो उदयपुर में है, आसानी से याद रह जाएंगे। गणेश्वर हम आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि ये पहले से पढ़ा हुआ है, सीकर में है। गिलुंड धातुयुगीन सभ्यता स्थल भी हमने अच्छे से पढ़ रखा है, कहां है, राजसमंद में है। नेक्स्ट देखिएगा, कालीबंगा धातुयुगीन सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ राजस्थान में। लोहा कालीन सभ्यता स्थल, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा लोहा युगीन स्थल नहीं है, निम्न में से कौन सा लोहा युगीन स्थल नहीं है, निम्न में से कौन सा लोहा कालीन स्थल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। नोह, नोह कहां है, भरतपुर में। जोधपुरा कहां है, जयपुर में। और सुनारी कहां है, झुंझुनू में। और रैंड कहां है, टोंक में। तो ये जो सारे स्थल हैं वो क्या है, लोहा युगीन स्थल है। चार याद रखने आपको, नो है कि नो है, ये तो अपने आप में कह रहा है लो है, नो है, लो है, नो है, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जोधपुरा, जोधपुर से निकला जोधपुरा, लोहा था वो, जयपुर में आ गया। तो जोधपुरा कहां आ गया, जयपुर में। यह भी क्या है, लोहा युगीन स्थल है। सुनारी झुंझुनू में और रैंड टोंक में। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कौन सा स्थान था, रैंड टोंक। और भारत में लोहा युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से होता है, नोह सभ्यता स्थल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति का उदय कहां से हुआ, विराटनगर से हुआ। और कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने 1952 में। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, वैसे तो आप सबको ही पता है, जो बच्चे एक एग्जाम दे चुके हैं उन सबको पता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है। कालीबंगा चूंकि हनुमानगढ़ से सीमा लगाता है, तो कालीबंगा जो है वो जनरली हनुमानगढ़ के लोगों को देखोगे तो हनुमानगढ़ के लोग राजस्थानी भाषा तो बोलते हैं कम और पंजाबी भाषा ज्यादा बोलते हैं। हम जब पढ़ते थे तो हनुमानगढ़ के और गंगानगर के बहुत सारे बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे और उनकी जो भाषा होती थी वो जनरली पंजाबी होती थी। तो ये जो कालीबंगा शब्द है ये पंजाबी शब्द है। बंगा का अर्थ होता है क्या, चूड़ियां। तो काली अर्थ हो गया काला और चूड़ियां का चूड़ियां, तो कालीबंगा, काली चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे है, तो सरस्वती, दृष्टवती या वर्तमान में घग्गर नदी कह लीजिए आप। और उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता में कितने स्तर प्राप्त हुए हैं, 5। कालीबंगा के पास एक और स्थान है पीलीबंगा, उनका अर्थ होता है पीली चूड़ियां। क्या होता है, पीली चूड़ियां, पीली चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आता है, स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया है, 2। एक प्राक हड़प्पा सभ्यता स्थल और दूसरा हड़प्पा सभ्यता स्थल। दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगे। दोहरे जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं यहां से। धुलकोट सभ्यता के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं, धुलकोट सभ्यता आहड़ उदयपुर से, आहर उदयपुर से। आहर सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे मिले हैं, तो ये आयड़ या बेड़च नदी के किनारे पड़े हैं। हमने एक जब नदियां पढ़ी थी तो ये दोनों नदियां एक ही है वैसे, लेकिन कौन सी झील है, कमेंट में बताओ। आप पढ़ चुके हो इसलिए आप बताओ कि कौन सी झील के बाद आयड़ नदी बेड़च नदी बन जाती है। कौन सी झील के बाद, किस झील के बाद ये नदी का नाम बदला है, कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ कौन सी नदी है वो, कमेंट करके बताओ। आप पढ़ चुके हैं 10 बजे वाले सेशन में। आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था, अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में करवाया था। और आहड़ सभ्यता स्थल को किस नाम से जाना जाता है, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और गिलुंड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, गिलुंड है बनास नदी के किनारे। बिल्कुल करेक्ट बताया है आपने, उदय सागर, बिल्कुल उदय सागर झील है। सोनल जी बहुत अच्छा बताया आपने, मदन जी बहुत अच्छे।
अनीता जी, अनवर जी बहुत अच्छे, ममता राजपूत जी। उदय सागर झील में गिरने के बाद नदी का नाम बेड़स से आयड़ से बेड़च हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, गिलुंड सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो बी लाल के निर्देशन में हुआ। और बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? डॉक्टर VN मिश्र 1967 से लेकर 70 के मध्य। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुए हैं। और गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना सीकर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कांतली नदी के किनारे स्थित है। कृष्णवर्णी मृद पात्र किस सभ्यता स्थल के से प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर से। और भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है गणेश्वर। और यूनानी सुराही किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? यूनान से इस प्रकार की एक सुराही प्राप्त हुई है जो यूनानी सुराही है, ठीक है। और इस सुराही को कहां से प्राप्त किया गया है? भिनमाल। भिनमाल कहां है भैया? जालोर। भिनमाल जालोर से। नीम का भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। और रोमन इन्फोरा या सुर्रा पात्र किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? ये जो यूनानी सुराही है ना, इसी का नाम है रोमन इन्फोरा। भीनमाल से ही प्राप्त हुआ है ये। इसवाल सभ्यता स्थल कहां स्थित है? उदयपुर में। इसवाल उदयपुर में स्थित है। और राज्य में मौर्य कालीन सभ्यता के उल्लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मौर्य कालीन या भगवान बुद्ध के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आप बता सकते हैं कि ये जो है वो प्राप्त हुए हैं बेराट। बेराट के अंदर 2 पहाड़ियां हैं, भीम की डूंगरी एक का नाम और दूसरी का नाम आप कमेंट में बताओगे। यहां उत्खनन किया गया और उत्खनन से यहां से जो है वो हमें बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कमेंट करके बताओ जल्दी से। क्लास का टाइम सुबह 10 बजे भूगोल की क्लास, 12 बजे मनोविज्ञान की क्लास, 3 बजे ये क्लास चल रही है, फिर रात को 9 बजे है, ठीक है। राम रतन कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक का कौन सा अभिलेख बेराट से प्राप्त हुआ है? भाब्रू अभिलेख। और ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता बालाथल किस स्थान पर स्थित है? उदयपुर। और बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा हुआ? प्रोफेसर VN मिश्र ने बालाथल का जो है वो उत्खनन किया था। रंग महल सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ में स्थित है। रंग महल। रंग महल कहां है? पहले जो क्लास हो गई वो कैसे देखें आप? तो पहले जो क्लास होगी उसके लिए आप जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासें आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देखो। और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको सब क्लासों की नोट्स भी मिल जाएंगे। ओझियाना सभ्यता स्थल कहां स्थित है? भीलवाड़ा में। नगरी सभ्यता स्थल कहां है? चित्तौड़गढ़ में। बागोर सभ्यता स्थल कहां है? गंगानगर में। बागोर बागोर भीलवाड़ा में है। ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। अगर पूछे कि बागोर कहां है तो भीलवाड़ा। बागोर कहां है? भीलवाड़ा। और बरोर क्वेश्चन में क्या आएगा? बरोर आएगा। आप सोचोगे यार बागोर पढ़ो आपनो, शायद गलतियों टाइप हो गई होगो, भीलवाड़ा कर दिया, क्योंकि ऑप्शन भी पहले क्या होगो? भीलवाड़ा या होगो। तो याद रखना बरोर सभ्यता हनुमानगढ़ में है। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण मिले हैं हमें तेरा तरखान वाला व चक 64। गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर जो क्षेत्र हैं उनको चक नाम दिए गए हैं, जैसे चक 64, चक 55 ऐसे। एक तो इसका कारण है यहां पर इंदिरा गांधी नहर है इसलिए। पांडु के किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया था? मत्स्य प्रदेश के विराटनगर में। मत्स्य प्रदेश के विराटनगर। इस विराटनगर को अब वर्तमान में हम बेराट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेराट कहते हैं। नेक्स्ट देखो, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। और मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है मत्स्य जनपद का।
तो देख लो राजस्थान कितना प्राचीन है। ये जो हमारा मत्स्य प्रदेश है ये भी कितना प्राचीन है, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है, ऋग्वेद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखो, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किससे हुआ? अभिमन्यु से हुआ। जो विराट नगर के राजा विराट थे उनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था? उत्तरा, और उत्तरा का विवाह हुआ अभिमन्यु से, और उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह से इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था परीक्षित। क्या नाम था? परीक्षित, जो पांडवों का उत्तराधिकारी बना। भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है? तो पूर्व मध्यकाल 7वीं से 12वीं शताब्दी को राजपूत काल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा राजपूत काल किस काल को कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल को। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किन्होंने माना? डॉक्टर G.H. ओझा और C.V. वैद्य ने कहा कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से, कि राजपूतों की उत्पत्ति से अग्निकुंड का मत किसका है? कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। चंद्रवरदाई ने कहा कि जो अपना सिरोही के अंदर माउंट आबू है, जहां पर आपकी नक्की झील है, वहीं पर जो है वो ऋषि वशिष्ठ ने जो है वो एक यज्ञ किया था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो सिरोही और मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर कई जो है वो बहुत ज्यादा उपद्रवी जो है वो आ गए थे, यानी जनता को परेशान करने वाले जो है वो राक्षस प्रकृति के लोगों का यहाँ पर संख्या बढ़ गई थी, और ऋषि वशिष्ठ ने उनके अंत के लिए 4 राजपूत जातियों का जो है यहाँ पर क्या किया? जन्म दिया यज्ञ से। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 2 बार यज्ञ किया। पहली बार 3 राजपूत जातियां उत्पन्न होती है, और फिर दोबारा यज्ञ किया तो एक चौहान जाति जो है उत्पन्न होती है। लेकिन सत्यता नजर नहीं आती है ना? सत्यता नजर नहीं आती है कि ऐसे अग्नि से कोई पैदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप हमारे प्राचीन इतिहास में देखोगे तो बहुत सारी अग्नि से जो है उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इस बात को ज्यादा महत्व कम ही दिया गया है, क्योंकि अग्नि से पैदा होना आज का मॉडर्न साइंस विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन प्राचीन अपना वैदिक ग्रंथ तो मानता है। तो चंद्रवरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से बताई? पृथ्वीराज राजसो। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आता है कि अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि के यज्ञ से हुई? तो मुनि विशिष्ट थे। कौन थे? मुनि विशिष्ट थे, जिनके अग्निकुंड से इनकी जो है वो, हाँ बिल्कुल 10वीं क्लास का पहला चैप्टर है। 73 में हनुमानगढ़ या गंगानगर, 73 में क्या है देख लो, दोबारा बता देते हैं। 73 राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण कहां से मिले हैं? वैदिक सभ्यता के प्रमाण मिले हैं तहरकान वाला डेरा और चक 64 नामक स्थान है, यहां से हमें जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और बरौर जो सभ्यता स्थल है वो गंगानगर में है। और बताओ क्या कंफ्यूजन है? 73 में आपका 73 में तो कोई हनुमानगढ़ गंगानगर वाला मामला ही नहीं है, ये तो तहरकान वाला डेरा है गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन आता है यह है कि विशिष्ट के यज्ञ से कौन कौन से राजपूत उत्पन्न हुए थे? तो इसमें परमार, चालुक्य, प्रतिहार, ये 3 तो पहले यज्ञ से उत्पन्न हुए, और फिर दूसरे यज्ञ से चौहानों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट देखिएगा, राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने कहा कि ये जो राजपूत है ना, इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण जाति से हुई है। जो ब्राह्मण है ना, उन्हीं से इनकी जो है वो उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति सिद्धांत का किसने खंडन किया? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसका जो है वो क्या किया? खंडन किया कि नहीं, ब्राह्मणों की उत्पत्ति नहीं है। किसने राजपूतों को विदेशियों की संतान माना है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा राजपूत विदेशी है। एक बात आप देखो
कि राजपूत जो जाति है राजस्थान में वो बहुत ही ज्यादा जो है वो वीर जाति रही है। चाहे राजपूत महिलाएं हो या राजपूत पुरुष हो, वो वीरता से, यानी इनका जो इतिहास है ना, जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें गर्व होता है राजपूतों का। तो जितने भी इतिहासकार हुए और इन्होंने राजपूतों का इतिहास पढ़ा तो इनको भी गर्व हुआ कि यार वास्तव में भाई राजपूत तो बहुत ही ज्यादा महान है। तो सब इतिहासकारों ने राजपूतों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। भाई कर्नल टोड तो बोले विदेशी की संतान हो। क्यों? कर्नल टोड ने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि कर्नल टोड विदेशी था। कोई ब्राह्मण इतिहासकार था तो उसने कहा कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है। तो जिस इतिहासकार ने इतिहास के अंदर राजपूतों को पढ़ा, उन्होंने सबने अपने साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया ताकि कहीं ना कहीं वो भी ऐसे गर्व का महसूस कर सके। जैसे आप राजस्थान में महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ते हैं और आप अगर चित्तौड़गढ़ से हैं, आप उदयपुर से हैं, तो आपको ऐसे गर्व महसूस होता है कि इसी मिट्टी में महाराणा प्रताप थे। अगर आप चावंड से हैं तो आपको और ज्यादा गर्व होता है कि नहीं होता? जब महाराणा प्रताप का पढ़ते हैं, जब हम शिवाजी पढ़ते हैं, जब हम भगत सिंह पढ़ते हैं, तो हमें गर्व होता है कि हम उस देश की मिट्टी में जन्म लिए। हे भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देखो तुम आना भारत देश में जन्म दियो। गर्व होता है। तो हम गर्व महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसीलिए जितने भी इतिहासकार हुए उन्होंने अपने साथ इनको जो है वो जोड़ने का क्या किया? प्रयत्न किया। अबुल फजल ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना? अबुल फजल ने इसको ईरान के शासक नौशेख खां से संबंधित माना। कर्नल टोड ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना? वल्लभी के शासकों से। और गुहिल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित किसने माना? गोपीनाथ शर्मा और नैन्सी ने। जब हम अलग अलग मेवाड़ के गुहिल वंश को पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री में, तब इस पे और चर्चा हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुहिल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक कौन थे? गुहिल के बाद जो प्रतापी शासक हुए वो हुए बप्पा रावल। बप्पा रावल जिन्हें काल भोज भी कहा जाता है, बप्पा रावल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, 6 से 9 कंप्लीट हो गया सोनू मीना। बप्पा रावल ने किससे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? राजा मान मोरी को हराकर। और बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहां बनवाया? कैलाशपुरी में बनाया। और बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? नागदा को। और बप्पा ने कौन सी उपाधि धारण की? काल भोज की उपाधि धारण की थी बप्पा रावल ने। पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से और पीडीएफ प्राप्त करो बड़ी ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इतिहासकार सीवी वैद बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं? यूरोप के चार्ल्स मार्टिन से करते हैं। और भूताला युद्ध बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछता है और अपने सिलेबस का भी टॉपिक है ये। भूताला युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था 1227 में। जब इल्तुतमिश इस युद्ध में हार जाता है और भागने का प्रयास करता है तो नागदा को ये नष्ट कर देता है। नागदा के जो मंदिर थे उनमें लकड़ियां भर देता है और आग लगा जाता है, जिससे नागदा तो नष्ट हो गया लेकिन इल्तुतमिश हार के भाग गया। इसीलिए नागदा की जगह पर जो है वो नई राजधानी बनानी पड़ी। कमेंट में कमेंट करके बताओ, कमेंट बॉक्स में, कि किसे राजधानी बनाया गया 1727 में, सॉरी 1227। मैंने अगर 1727 पढ़ दिया है तो सॉरी 1227। भूताला के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमीर मद मृदंग जय सिंह सूरी ने लिखा था। ये हमीर मद मृदंग नामक रचना है जिसको किसने लिखा था? जय सिंह सूरी ने। जय सिंह सूरी ने लिखा था हमीर मद मृदंग, और ये इल्तुतमिश के साथ आया था। तो इसी के इतिहास से हमें, यानी इसी हमीर मद मृदंग से हमें जो है वो भूताले के युद्ध की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। हमीर मद मृदंग में हमीर किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है। ये क्वेश्चन हमीर, आप ये मत सोच देना कि रणथंभौर के हमीर देव के बारे में कहा है, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में नाम आएगा हमीर तो 2 हमीर आएंगे, एक तो रणथंभौर का हमीर देव और दूसरा मेवाड़ का हमीर राणा हमीर।
तो याद रखना, हमीर मद मृदंग के अंदर हमीर शब्द जो है वो इल्तुतमिश के लिए प्रयोग किया गया है। यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में आपको निश्चित तौर पर गुमराह करेगा, कंफ्यूज करेगा। काल भोज और बप्पा रावल दोनों एक ही हैं। काल भोज उनकी उपाधि है और बप्पा रावल उनका नाम है। बप्पा रावल ने जो है वो मान मोरी को हराने के बाद अपने आप को उपाधि दी थी। जैसे कुंभा के पास बहुत सारी उपाधियां थी, उसी प्रकार बप्पा रावल ने अपने आप को उपाधि दी, काल भोज की उपाधि दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी 1540 में पद्मावत। और गोरा बादल किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह के सेनापति थे। ये चाचा भतीजे थे। ये अमीर खुसरो किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़गढ़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? खजाइन उल फुतुह में। अब देखो, अभी एक बच्चे ने कहा था ना, गंदी भाषा का प्रयोग किया, थोड़ा सा ऐसे अपन मारवाड़ी में ओछी भाषा के, ओछी भाषा कठू सीखा आदमी आपके घरों सीखा। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था ना मैं, कि खिलजी एक ऐसा व्यक्ति था जो चरित्रहीन था। आप देखोगे कि खिलजी जहां पर भी जाता था, खिलजी का इतिहास पढ़ोगे तो खिलजी जिस भी अभियान में जाता था वहां से एक लड़की को, चाहे वो विवाहित हो चाहे वो अविवाहित हो, अपने साथ लाता था। यानी चरित्रहीन है ये। चरित्रहीन हुआ कि नहीं हुआ? खिलजी की एक पत्नी थी चिमना। देखो, पति चरित्रहीन, फिर पत्नी चिमना भी चरित्रहीन, खिलजी के सेनापति से प्यार करा। अब इनकी संतान देखो, संतान भी चरित्रहीन निकली। इनकी बेटी थी फिरोजा, उसने प्रेम किया किसे? जालोर के राजकुमार। क्या नाम था? कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या नाम था जालोर के राजकुमार का जिससे खिलजी की बेटी फिरोजा ने प्यार किया? तो जैसा परिवार होगा वैसे ही बच्चे होंगे। जैसा परिवार होगा भैया, परिवार जैसा होगा वैसे ही क्या होंगे? बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कानड़देव का बेटा था वीरमदेव। कानड़देव नहीं, कानड़देव और वीरमदेव कट्टर हिंदू थे। जैसे हम कहते हैं ना कि औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था। कट्टर का अर्थ क्या होता है? अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आस्था हो जाना और अपने धर्म से बढ़कर किसी को नहीं मानना, यह कहलाता है कट्टरपन, है ना। तो ये एक उदाहरण है। इसलिए आप याद रखना, आप युवा हैं, आप में से बहुत सारे लोगों का विवाह हो चुका है, आप में से बहुत सारे बच्चों के बच्चे भी होंगे और बहुत सारे लोगों का विवाह इस परीक्षा के बाद होने वाला है। हमेशा याद रखना, आप क्या चाहते हो? आप जो बुढ़ापा, जब आप 60-70 साल के हो जाओगे तो आप क्या चाहते हो? कि आपके बच्चे आपका सम्मान करें, आपको बुढ़ापे में अच्छे से रखें। तो आप अपने माता पिता के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना। आप नौकरी लग जाओ तब भी ये नहीं कि अब नौकरी लग गया, माँ बापू मैं नौकरी लग गयो और अब मैं जिक्र मेरे घर आ रही सागर लेके जाती हूँ, मेरे बाद मेरे नंबर आए हुए। अब जो पिता जन्म से लेकर और जब तक आपने नौकरी लागे तब तक ये सोच रहा था कि बेटो नौकरी लागसी, मैं बुढ़ापे में सुख पास्यूं और घरे बैठ के राम राम करस्यूं, और जैसे ही बेटा नौकरी ला गया बेटो तो आपकी लुगाई लेके चल गयो, अब बापू तो वही काम दोबारा घरे, है ना। तो हमेशा याद रखना, आप जैसा अपना भविष्य चाहते हो वैसा आप अपना वर्तमान करो। जैसा आपका वर्तमान, जैसे अगर आप आज अपने माता पिता से अच्छा व्यवहार करोगे, अगर आज आप अपने माता पिता से अच्छा व्यवहार करोगे तो बुढ़ापे में आपके बच्चे आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे। यह बात 100% है, इट होगा। गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। श्राद्धों का समय चल रहा है ना, इसीलिए बात कही है, क्योंकि हम लोग क्या है कि थोड़े से पढ़ लिख कर बहुत ज्यादा होशियार हो गए। और आज के समय सियाना किसे कहते हैं, है ना, कि ओ छोरो तो बहुत सियाण होएगा, आज छोरी तो बहुत सियाणी है। सियाणे का अर्थ होता है बेईमान। तो जितना ज्यादा बेईमान होगा
जो जितना ज्यादा चालाकी करना जानता होगा वह उतना ही ज्यादा सियाना कहलाएगा। और कोई आपके आसपास अगर भोला सा आदमी रहता है जो बिल्कुल सीधा साधा है, बेचारा झूठ बोलना भी नहीं जानता है, अपनी राह पे जाता है, अपनी राह पे आता है, ना झूठ बोलता है, ना बेईमानी करता है, ना चालाकी आती है उसको, उसको लोग कहेंगे अच्छा मूर्ख है, गए मूर्ख है, मूर्ख। ये कलयुग का दौर है मेरे भाई। यहां जो सत्य की राह पे चलता है उसे मूर्ख बताया जाता है, उसको बुद्धू बताया जाता है। और जो बेईमानी की राह पे चलता है, चालाकी जानता है, बेईमानी करनी जानता है, तिकड़मबाजी करना जानता है, उसे बताया जाता है होशियार। तो ये टाइम है आज का। नेक्स्ट चलते हैं, देखो बीच बीच में बातें हो जाती है। सिसोदा ठिकाने का जागीरदार कौन था? हमीर। देखो हमीर जो था वो सिसोदा ठिकाने का जागीरदार था। अब इतिहास जब पढ़ेंगे हम मेवाड़ का तो इसमें और बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बातें, और इतिहास को नए दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा आपको। अब तक जो आपने इतिहास पढ़ा है उस शायद आपके लिए इतिहास याद नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब की बार जब हम पढ़ेंगे तो इतिहास को नए दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और 100% आपको याद होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। 1326 में विषम घाटी प्रशासन व मेवाड़ के उद्धारक किसे कहा गया? हमीर को कहा गया। और हमीर के वंशज क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। और हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया? सिंगोली का युद्ध हुआ था बांसवाड़ा में 1336 में। और राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा लाखा के पुत्र चुंडा को। चुंडा ने अपने पिता के विवाह के लिए खुद भीष्म बन गया। क्या यह सही है? क्या चुंडा ने सही किया? हालांकि इतिहास में जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन क्या चुंडा ने अपने बूढ़े पिता का विवाह करवाना, मान लो आपका आरएस में, हालांकि अब तो आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आरएस में या फिर यूपीएससी के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे मान लो कि आप राजस्थान से गए और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप राजस्थान से हैं, आपने कहा जी सर मैं राजस्थान से हूं। तो राजस्थान में इतिहास में हम पढ़ते हैं कि राजस्थान का भीष्म कहलाता है चुंडा। तो क्या चुंडा ने ये जो निर्णय लिया अपने पिता लाखा के विवाह करवाने का, उसको नैतिक आधार पर बताओ कि ये सत्य है, सही है या गलत है? देखो चुंडा ने ये कार्य नैतिक आधार पर देखे तो बिल्कुल गलत किया। चुंडा का जो पिता था लाखा वो बिल्कुल अपनी अंतिम अवस्था में था, वृद्ध था। और जो लड़की थी, क्या नाम था उसका बताओ? मेवाड़ की राजकुमारी का क्या नाम था? जल्दी से बताओ कमेंट करके, फिर आपके इतिहास का भी पता चल जाएगा, आपको अच्छे से इतिहास याद है। अरे इस तरीके से आपको याद भी होता जाएगा। चुंडा का या लाखा का विवाह किससे होना तय था? मारवाड़ की कौन सी राजकुमारी थी? हंसाबाई। हंसाबाई जवान थी, 16-17 साल की लड़की, और 80 साल के बूढ़े से विवाह हो रहा है और बेटा ये कह रहा हाँ बापू कर लो, तो उस लड़की का तो एक तरीके से जीवन बर्बाद हो रहा है ना। तो नैतिक आधार पर यह फैसला जो है वो क्या है? गलत है। नैतिक आधार पर फैसला क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, उदयपुर के बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण किसके शासन में काल करवाया गया? लाखा के काल में ही करवाया गया था। और महाराणा कुंभा किसके पुत्र थे? राणा मोकल के। और कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया? सारंगपुर युद्ध 1437। और किस विजय के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? सारंगपुर युद्ध में। एंड चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई? महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन 1456। और कुंभलगढ़ युद्ध का शिल्पी कौन था? मंडन था। एकलिंग महात्म्य किसकी रचना थी? कान्हा व्यास की। संगीत राज संगीत मीमांसा सूर प्रबंध किसकी रचनाएं हैं? राणा कुंभा की। मोस्ट क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कवि अत्रि और महेश हैं, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, महाराजा धीराज, रावल राय, दान गुरु कल पढ़ेंगे, इसके आगे का पढ़ेंगे कल। अब आप कहोगे गुरुजी पीडीएफ किया मिल सी, कल पढ़ें कि आज पढ़े? जल्दी से कमेंट करके बताओ।
कल पढ़ें कि आज पढ़ें, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अपने पास समय है, बहुत सारा समय है, आराम से पढ़ते हैं, चीजों को याद करते हैं। कमेंट करके जल्दी से बताओ। पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ चाहना है तो कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। ये टेलीग्राम लिंक है रीट नगर का, ये टेलीग्राम लिंक है राजस्थान एग्जाम मंत्रा का। नाम लिख के सर्च करो गोविंद 00 या नाम लिख के सर्च करो रीट नगर, या फिर इस बार कोड को स्कैन करो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको पकड़ो और उस पर क्लिक करो और फिर ज्वाइन कर लो। आप क्या टेलीग्राम क्या कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आज ही करा दो। अरे कल भी तो क्लास में आना है मेरे बच्चों। कल भी तो आना है ना, कि कल नहीं आना है? चलो 150 तक कर लेते हैं, फिर आपका ही बात रख लेते हैं। 150 तक कर ले, 150 क्वेश्चन कर लेते हैं। 270 क्वेश्चन है पहले चैप्टर में, यानी पहला चैप्टर ऑलमोस्ट पूरे इतिहास का परिचय है। 270 क्वेश्चन है इसमें, है ना, 270 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, चलो 150 तक कर लेते हैं। ये कुंभा की जो उपाधियां थी वो कौन कौन सी थी? महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये सब कुंभा की उपाधियां थी। आइए थोड़ा सा कुंभा की उपाधियों को डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। डिटेल में थोड़ी सी कुंभा की उपाधियों की चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, पहली उपाधि महाराजा धीराज। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर? महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की। महाराजा धीराज का अर्थ क्या है, या महाराजा धीराज की उपाधि क्यों प्राप्त की? क्योंकि ये राजाओं के राजा होने के कारण, अपने आप को ये राजाओं का राजा माना करते थे, तो ये महाराजा धीराज राजाओं के राजा। महाराणा अनेक राज्यों को अपने अधिकार में रखने के कारण महाराणा कहलाए। और वैसे महाराणा इनकी क्या थी, टाइटल भी था इनका, राणा कुंभा। फिर यहां से इन्होंने महाराणा शुरू किया। इससे पहले क्या था, राणा ही था। जैसे राणा सांगा, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप तो बाद में आए थे। तो कुंभा के बाद जो शासक हुए उन्होंने महाराणा ही लगाया अपने नाम के साथ, और इससे पहले के शासक राणा कहलाए। राणा और रासो विद्वानों को आश्रय देने वाले, अर्थात विद्वान जो व्यक्ति है, मान लीजिए आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और इनके पास चले गए, कुंभा जी के पास चले गए, कुंभा जी मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं इतिहास बहुत अच्छा जानता हूं या मैं संगीत अच्छा जानता हूं, तो ये आपको अपने दरबार में रखते थे, आपको भोजन देते थे और आपको खाने पीने के, आपके परिवार के संचालन के लिए पैसे भी देते थे। तो इसे कहते हैं विद्वानों का आश्रयदाता। राजगुरु क्यों कहा गया इनको? राज यानी राजनीति, तो राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने और विभिन्न सामंतों व जागीरदारों का हितैषी होने के कारण राजगुरु की उपाधि। दान गुरु, दान देना यानी दान दक्षिणा, तो विद्वानों व कलाकारों को दान देने के लिए दान गुरु। हाल गुरु, हाल को अर्थ क्यों है, हासिल करना। तो स्वामी गिरि दुर्ग जो थे ना, गिरि, गिरि अर्थात पर्वत, पर्वत, तो गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण, पर्वतीय दुर्गों पर विजय हासिल करने के कारण हाल गुरु कहलाए। परम गुरु विभिन्न विद्वानों का ज्ञान, विभिन्न विद्याओं का ज्ञान अपने समय में सर्वोच्च शासक होने के कारण ये परम कहलाए, परम गुरु। और प्रसिद्ध गीत गोविंद नामक पुस्तक पर लिखी गई टीका रसिक प्रिया में कुंभा ने निम्न उपाधियों का वर्णन किया है। नरपति अर्थात सामान्य मानवों से श्रेष्ठ, अश्वपति खुशहाल घुड़सवार होने के कारण, गणपति राज्यों का राजा होने के कारण, छाप गुरु छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण, हिंदू सुल्तान समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा विभूषित किया गया एक उपाधि है हिंदुओं की रक्षा करने वाला। नाटक राज करता था, नृत्य शास्त्र का ज्ञाता, शैल गुरु अर्थात युद्ध में निपुण, चाप गुरु अर्थात धनुर्विद्या में निपुण, अभिनव भट्टाचार्य श्रेष्ठ वीणा वादक व संगीत के क्षेत्र में अच्छे काम करने के कारण, प्रजा पालक जनता का हितैषी होने के कारण,
बस अब कल करेंगे, इतना ही हो पाएगा आज, ठीक है ना। और डेली क्लास में आइए। डेली कितनी क्लासें हो रही है देखो, मैं टाइम बता देता हूं। सुबह 10 बजे भूगोल की क्लास है, राजस्थान भूगोल। इसके बाद 12 बजे आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास है। इसके बाद 3 बजे आपकी ये क्लास है ही है, एनसीईआरटी आरबीएससी वाली 1 लाइन क्वेश्चन की क्लास। और इसके बाद रात को 9 बजे एसएसटी की क्लास है। तो ये 4 क्लासें रोजाना हो रही है। तो चारों क्लासें ले और टेलीग्राम पे जुड़ के इनकी सबकी पीडीएफ प्राप्त करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अभी के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत